सभी बच्चों का भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। इक्विलिब्रियम में फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि चूज द करेक्ट आंसर, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। यानी कि स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन यदि आपको पता है तो आप इनमें से ऑप्शन सही ऑप्ट कर सकते हो। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस, सेकंड है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, थर्ड इज used to determine the pressure volume work, fourth whose value depend on the temperature only। इनके अपने को बताना है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पाथ पर निर्भर नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। इनकी जब सिस्टम प्रोसीजर होती है, प्रोसेस होती है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो उसमें फर्स्ट और फाइनल पर ही निर्भर करता है, पाथ पर वैल्यू निर्भर नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। तो स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ। तो सेकंड ऑप्शन राइट, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? देखिए, चार प्रकार की प्रोसेस आपने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यदि नहीं पढ़ी है तो यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, चार प्रकार की प्रोसेस है। आइसोकोरिक, सेकंड इज एडियाबैटिक, थर्ड इज आइसोथर्मल और फोर्थ इज आइसोबैरिक। राइट, चार प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। आइसोकोरिक क्या होती हैं? जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम, इनकी दी प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबैटिक जो कांस्टेंट हीट पर हो, हीट कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो ऐसी प्रोसेस को। आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पर। ये याद रख लीजिए, याद रखने लायक बातें हैं। चार प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें बता दीजिए कि ये पूछ रहा है कि एडियाबैटिक कौन सी है, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि जिसमें कांस्टेंट हीट रहे, यानी कि हीट में कोई बदलाव ना आए। तो ऑप्शन कौन सा है? जिसमें Q इज इक्वल टू 0, यानी कि हीट में बदलाव ना आए, हीट 0 रहे, उनको क्या कहेंगे? एडियाबैटिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3 क्वेश्चन, the enthalpy of all the elements in the standard state। स्टैंडर्ड स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब कि एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो उनकी वैल्यू जो है कितनी ली जाएगी? 0 ली जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी वैल्यू जो है कितनी ली जाएगी एंथैल्पी की? 0। The second option is right, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा U नोट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -x। ओके, -x किलो जूल। द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी डेल्टा H नोट, यानी कि अपने को डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा U की वैल्यू कितनी दे रखी है? स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी। ओके, स्टैंडर्ड इंथैल्पी नोट स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। देखिए, यू या ई से इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं, ठीक है। तो चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी वो कितनी वैल्यू दे रखी है? x दे रखी है क्वेश्चन में। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नोट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी में चेंज कितना आएगा? स्टैंडर्ड H में इंथैल्पी, और ये सब स्क्रिप्ट लग जाती है तो स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये हो गया चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी। ओके, तो कितना आएगा? क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का कंबस्शन करिए। मीथेन को जलाते हैं, मीथेन का जब कंबस्शन किया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये याद रखनी है अपने को। जब भी मीथेन को जलाया जाता है तो ये बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे, यहाँ 2 लगा लेंगे। राइट, अब बच्चों क्या दे रखा है? इसकी डेल्टा U दे रखा है।
ये मीथेन गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस होती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो सबसे पहले अपने को डेल्टा एन निकाल लेना है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस के मोल्स में कितना बदलाव आया। इधर देखो रिएक्टेंट की साइड कितने मोल्स है, 2 और 1 3, 3 मोल्स रिएक्टेंट की साइड है, और इस साइड कितने हैं, केवल 1। ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इधर 1 है। तो कितना बदलाव आया, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, 1 - 3, ठीक है। तो कितना आ गया, -2, राइट। अब ये बता रहा है कि जो डेल्टा एच नोट और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है, बताइए। कि वो बड़ा है, बराबर है, छोटा है, 0 है, क्या है उनके बारे में। ऑप्शंस में दे रखा है ना कि डेल्टा यू किसके बराबर है, जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर है, मतलब क्या रिलेशन है डेल्टा एच और यू में, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है, वो हमें बताना है, ठीक है। अब बताइए, अपने को पता है कि जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच क्या फार्मूला होता है, डेल्टा एच का क्या फार्मूला होता है, बताइए। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, राइट बच्चों। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू दे भी रखी है, नो प्रॉब्लम, और डेल्टा यू का एज इट इज रख लीजिए आप। डेल्टा एन कितना है हमारा, -2 आर टी, ठीक है। और इधर है डेल्टा एच नोट। तो बताओ बच्चों, डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा यू नोट कितना आया, ये 2RT उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर डेल्टा एच है और इधर आकर के +RT हो गया, +2RT हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है इन दोनों में, इन दोनों क्वांटिटी में कंपैरिजन करके बताओ कि इसमें बड़ा कौन सा है। एक सिंपल मैथमेटिक्स की बात है कि यदि 5 + x = y, तो मैं पूछता हूँ x और y में बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y बड़ा है, क्योंकि x में तो 5 जुड़ने के बाद y के बराबर होता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे ये है कि डेल्टा u और डेल्टा h, इसका मतलब डेल्टा u बड़ा है क्योंकि ये डेल्टा h में 2RT फैक्टर जुड़ने के बाद बराबर हो पाता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि डेल्टा एच नोट इज लेस देन डेल्टा यू नोट। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डेल्टा एच इज थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पहले में तो लिखा है कि बराबर है, दूसरे में लिखा है स्मॉलर है, और तीसरे में लिखा है स्मॉलर देन डेल्टा यू नोट, यानी कि यू नोट से छोटा है। बिल्कुल ये डेल्टा एच यू नोट से छोटा है, राइट, स्मॉलर है। और नेक्स्ट ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है, वो तो रहने दीजिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, राइट। मैंने यहाँ बहुत डिटेल से समझा दिया है कि किस तरह से क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंथैल्पी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.5, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलोजूल पर मोल, -393.5 किलोजूल पर मोल एंड -285.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, ऑप्शन दे रखे हैं, जैसा ऑप्शन आपके सामने है, सारी की सारी ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्या ऑप्शन होगा, यानी कि अपने को बताना क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आ जाएगा जो ऑप्शन सही रहेगा उसको ऑप्ट कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं आपको कंबशन की इंथैल्पी बता रहा हूँ, 3 चीज़ों का कंबशन कर रहा हूँ मैं, मीथेन का, ग्रेफाइट का और डाइहाइड्रोजन का, ठीक है। पहले मीथेन का लिख लेते हैं। मीथेन का कंबशन, मान लीजिए मीथेन का कंबशन हो गया कि CH4 + 2O2, अभी लिखी थी, इसको जलाते हैं, कंबशन करते हैं इसका मीथेन का, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O। और बच्चों इसके लिए इंथैल्पी क्या दे रखी है, इसकी इंथैल्पी दे रखी है -890.3 किलोजूल, -890.3 किलोजूल पर मोल, यानी कि मोल इनवर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मीथेन के तुरंत बाद दे रखा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, तो कार्बन का कंबशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो कितनी हीट बाहर निकलती है,
393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट लगा लेना अपने को, मतलब है इन डाटा से यूनिट तो चलती ही रहेगी साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन देखो, इनको इक्वेशंस लिखते रहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड है, और थर्ड में क्या दे रखा है? थर्ड में बच्चों, थर्ड में कह रहा है किसको जलाया जा रहा है? डाई हाइड्रोजन को। तो H2 प्लस O2 बना H2O, क्योंकि हीट दे रखी है पर मोल, यानी कि 1 मोल, तो 1 मोल तो ये बन गया, इसलिए मुझे ऑक्सीजन हाफ लेना है। ठीक है, कई बच्चे करेंगे कि मैं यहाँ 2 कर दूँ, 2 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, तो 2 मोल हो गया। हमें तो 1 मोल की हीट फॉर्मेशन दे रखी है, कंबशन दे रखी है, तो आप 1 मोल रखने के लिए यहाँ इसका हाफ कर देना। ठीक है, और इसकी कितनी दे रखी है? इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन 285.8 किलो जूल, 285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट्स मैं बता रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर लिख दी है, आप तो लिख देना। ठीक है जी, 3 इक्वेशंस हमने 3 इक्वेशंस दे रखी है बुक में, ये सारे डाटा दे रखे हैं। ये कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए। मैं इन चीज़ों को जला रहा हूँ, तो मीथेन की फॉर्मेशन बताइए। यानी कि मेरा टारगेट इन इक्वेशन से क्या है बच्चों? मैं मीथेन की फॉर्मेशन करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या चाहिए? मीथेन, राइट? मीथेन मुझे प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, तो पक्का मुझे क्या लेना पड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन मैंने ले लिया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो मैंने 2H2 ले लिया। यानी कि मेरा टारगेट है इस इक्वेशन तक पहुंचना। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस की सहायता से, जो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, 3 इक्वेशंस की सहायता से। तो बताइए बच्चों, मैं इन इक्वेशंस, मेरा टारगेट है कि इन 3 इक्वेशंस को काट पीट करके, इनकी लड़ाई करवा करके, घटा बढ़ा करके, जैसे तैसे करके मेरे पास ये 3 बचने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए? कार्बन प्लस हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ने से ही मिल सकता है। ठीक है जी, लेकिन मुझे ऑक्सीजन कैंसिल भी करना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़नी है, तो क्यों ना मैं इस थर्ड इक्वेशन को पहले से ही क्या कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या ऑपरेट करना पड़ेगा? एक स्मॉल छोटा सा ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। क्या ऑपरेट करें हम? ऑपरेट करेंगे कि एडिंग, किस किस को ऐड करें? एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो। इनमें से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए, करिए बच्चों। मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन को मैं नहीं, सारा गलत हो गया। सेकंड और थर्ड को कर रहे हैं ये काम, तो सेकंड और थर्ड को करिए ना। सेकंड और थर्ड को आप जोड़ रहे हैं, और इनमें से क्या घटा रहे हैं? इनमें से घटा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन घटा रहे हो। ठीक है, ये कर देना थोड़ा सा आप ध्यान। ठीक है, क्या क्या करना है? देखो, मुझे कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी नहीं चाहिए, कि मेरा टारगेट क्या है? रेड वाले कलर में दिख रहा है कि मैं चाहता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई मिले। तो कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई तभी मिल सकती है ना जब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ूंगा। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ दिया, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैंने इस थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, हालांकि पीछे दिखाना होता है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को यहाँ भी मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ भी, और इसकी हीट है वो भी मल्टीप्लाई होगी। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ऑपरेशन आप रिएक्शन के साथ कर रहे हो, वो का वो ही आप हीट के साथ भी करेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारा का सारा काम हीट के साथ भी वही सेम करेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस हीट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो थोड़ा सा अलग कलर में लिख दें, बाद में ऑपरेट किया हुआ है ये। ठीक है जी, तो बताओ तो जल्दी से, मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जुड़वाइए। सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन है C+O2। इसमें क्या जोड़ दूं? थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, ये कर दिया जी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 ही हो गया, और इसमें क्या घटा दें?
फर्स्ट इक्वेशन देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जोड़ने घटाने का क्या तरीका है, रिएक्शंस को जोड़ने का। रिएक्टेंट्स आपस में ऑपरेशन हो जाता है उनका, यानी कि जोड़ना घटाना हो जाता है प्रोडक्ट्स का। तो मैं रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट्स उनका काम कर रहा हूँ, बाद में प्रोडक्ट का कर देंगे। ठीक है, बताइए तो बच्चों कि यहाँ सेकंड और थर्ड को मैं थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए कर रहा हूँ। तो बताओ कहाँ तक पहुँच गए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट CH4 माइनस 2O2, और इधर यही काम इस साइड भी करना है कि थर्ड और सेकंड को जोड़ते हुए, यानी कि सेकंड है और थर्ड है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना थर्ड को, तो 2H2O हो गए यहाँ, 2H2O और घटा दिया CO2 और 2H2O। ठीक है, बताओ तो जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, ये कट गया, 2 + H2O 2 - H2O कट गया। ठीक है, बताओ इधर से दो O2 प्लस का हो गया और 2 O2 माइनस का है, तो ये O2 भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास केवल जिंदा बचे जो हमें चाहिए थे, वो क्या क्या बताओ, नीचे दिख रहा है ना। देखो C यहाँ से मिला C + 2H2 और ये माइनस का है, तो एरो मार्क से उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं जो रिक्वायर्ड चाहिए थी, जो रेड कलर में दिख रहा है, उस रिएक्शन तक पहुंच चुका हूं। ठीक है जी, मैं जो मेरा एम था वहां तक मैं पहुंच चुका हूं। अब हीट बतानी थी मुझे, तो इक्वेशन थोड़ी बतानी थी। अब जो काम आपने ये किया है वही काम हीट का भी करना है। वही काम का मतलब है कि इनको और इसको, सेकंड और थर्ड को जोड़ना है और इसमें से फर्स्ट घटा देनी है। तो बताओ तो कहाँ करोगे, यही कर देते हैं। आपने ऑपरेट किया है कि जी सेकंड 393.5 किलो जूल और इनको जोड़ना है, जोड़ दिया 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड इक्वेशन को 285.8। ठीक है, और घटा क्या देना है, घटा देना है -890.3 किलो जूल। ठीक है, बताओ तो क्या है ये, 393.5 किलो जूल और ये माइनस का हो गया, तो इसकी 285.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 571.6 और ये माइनस हो गया प्लस का, तो 890.3। तो इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -74.8 किलो जूल पर मोल। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 74.8 किलो जूल फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि हमारा पहला ही आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन है -74.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ए रिएक्शन A + B changes into C + D + Q is found to have a positive entropy change। यानी कि अपने को क्या दे रखा है, डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव दे रखा है डेल्टा एस। बहुत अच्छी बात दे दी जी इसने। आगे क्या कर रहा है, द रिएक्शन विल बी, तो आप मुझे बताइए कि ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर ही होगी, या पॉसिबल एट लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर होगी, या नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होगी, या है फोर्थ ऑप्शन है पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि हमें इसकी स्पॉन्टेनिटी बतानी है कि ये कब होगी स्पॉन्टेनियस, राइट। दे क्या रखा है अपने को, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आने से पहले आपको दो तीन बेसिक बातें हैं ये याद रखनी पड़ेगी, आपको आनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए बच्चों, हमने 10th में भी सीखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको नोट कैसे करते हैं। तो देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो, सबसे फेमस यही है अपनी। कार्बन डाइऑक्साइड की जब फॉर्मेशन होती है
तो कितनी हीट बाहर निकलती है 393.5 किलो जूल पर मोल। तो जिसमें हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है माइनस। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू प्लस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए प्लस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए माइनस। तो यहां से मुझे माइनस देख करके पता लग गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कई बार ये फॉर्म नहीं दे रखी होती है, ये फॉर्म दे रखी होती है कि जो हीट निकलने वाली होती है वो प्लस करके 393.5 इसी रिएक्शन में ही प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिया जाता है। तो अपने को प्लस देख करके यहाँ समझ जाना चाहिए कि यहाँ डेल्टा एच जो है उसका निशान क्या है -393.5 किलो जूल, राइट। ऐसा ही यहाँ दे भी रखा है। अपने को रिएक्शन क्या दे रखी है, A + B चेंजेस इनटू दी C + D + Q। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि जो हीट है वो प्लस में है, इसका मतलब कि जो इंथैल्पी है वो माइनस, ठीक है ना, माइनस है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट प्लस में लिखी जाती है। तो यहाँ भी तो हीट प्लस में लिखी हुई है, तो इंथैल्पी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या हो गया यहाँ, डेल्टा एच यहाँ से पता लग गया कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव पता लग गया। अब एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी यदि नेगेटिव आती है प्रोसेस की तो ही वो स्पॉन्टेनियस होगी, यदि पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर रहेगी। यानी कि डेल्टा जी देख करके, डेल्टा जी यदि नेगेटिव आएगा तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी। इनको काट दीजिए। अब जी मैं कहाँ से डेल्टा जी ले आया, बात डेल्टा एस और डेल्टा एच की चल रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस में कहीं ना कहीं ये रिलेशन बनता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ओके, अब मुझे पहले से ही पता है कि डेल्टा एच का सिंबल, निशान देखो एक बार, नेगेटिव आना चाहिए अपने को, ठीक है। यही तो पूछ रहा है कि कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो डेल्टा एच का निशान पहले से नेगेटिव आ गया, ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में। और साथ में भाई डेल्टा एच को ऐसे सर्कल में लगा लीजिए निशान इसका, और आगे ये निशान दे ही रखा है, फार्मूले का दे रखा है माइनस, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्लस का। अब बच गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस टोटल मिल करके क्या आएगा, माइनस। तो निशान टेम्परेचर कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमेशा माइनस ही आएगा डेल्टा जी की वैल्यू। तो मुझे समझ में आया कि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है यदि मैं टेम्परेचर कुछ भी पुट करूं तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। यानी कि मैं कुछ भी टेम्परेचर की वैल्यू पुट करूं तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस ही प्रोसेस आ रही है। तो मुझे आंसर मिल गया कि टी टेम्परेचर जो है कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। समझाया क्या है, देखो डेल्टा एस पॉजिटिव दे रखा है, डेल्टा एच नेगेटिव मुझे यहाँ से पता लग गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी उनमें हीट प्लस में लिखी होगी और एंडोथर्मिक में हीट माइनस में। यहाँ निशान उनका माइनस आता है एक्सोथर्मिक का, ठीक है, और लिखने के दौरान यदि इसी रिएक्शन में ही वो लिखे हीट तो वो प्लस करके लिखी हुई मिलेगी, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया। तो यहाँ से मुझे डेल्टा एच नेगेटिव मिल गया, मुझे पता है डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच और एस इस फार्मूले से रिलेट है। अब इतना भी पता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो मुझे डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा एस पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। टी की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, ज़्यादा कम कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस माइनस होकर के हमेशा ही माइनस आएगा। तो डेल्टा यानी कि टी की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, और कंप्लीट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के करवाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।